औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन कराम, गुज़िश्ता गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे अहम मसाइल और अहम नुकात की तरफ जो खुम्स के सिलसिले में ख़ास तौर पर कौन कौन से एक्सपेंसेस है, कौन कौन से अखराजात हैं कि जो आप अपने इनकम से कर सकते और उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। और वहीं पर कुछ ऐसे नुकात की तरफ भी इशारा था कि अगर इंसान अपने स्टेटस से बढ़कर ख़र्चा करता है तो ऐसी सूरत के अंदर उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा, चाहे वो ख़र्चा करने की इजाज़त है, लेकिन इस सिलसिले के अंदर इंसान को बहरहाल अपने खुम्स के अंदर उसको एक्सपेंसेस में शुमार करके माइनस करने की इजाज़त नहीं है, उसको इंक्लूड करके उसके ऊपर खुम्स अदा किया जाएगा। अब अगला मसला जो आज के एतबार से है वो ये है कि अगर इंसान जो है अपने कारोबार से या फ़र्ज़ करे कि जो है वो जो मुनाफा हासिल होता है घर के सिलसिले में, अगर उसमें से कोई बचत करता है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उस बचत के सिलसिले में क्या हुक्म है, या दौरान साल उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है। कुछ चीज़ें होती है कि जो टाइमली इंसान ख़रीदता है, खुम्स की डेट से पहले ही ख़रीदा, खुम्स की डेट से पहले उसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया, डिस्पोजेबल भी नहीं है कि ख़त्म हो गई चीज़, बल्कि वो पड़ी भी है और इस्तेमाल भी नहीं आएगी, तो उस पर खुम्स है या नहीं है। मसला नंबर 1748, जो शख्स किसी पेशे या तिजारत वगैरह से मुनाफा हासिल करे और इसके पास कोई और माल भी हो जिस पर खुम्स वाजिब नहीं है। अब दो माल है, एक वो माल है जैसे महर है, दियत है, मीरास है, या जिस पर खुम्स अदा किया जा चुका है, और एक वो माल है कि जो उसने इसी साल कमाया है, अगर वो साल के अख्ताम तक उसको खर्च नहीं करेगा तो उस पर खुम्स वाजिब है। तो वो दोनों में से जिसे चाहे इस्तेमाल कर ले। मसलन वो अपने खुम्स अदा किए हुए या जिस पर खुम्स नहीं होगा उसे बचा के रखे, क्योंकि उसको एंड तक भी इस्तेमाल नहीं करेगा तो खुम्स नहीं है। 5 साल भी रखे, दियत पे कोई खुम्स नहीं है, महर पे कोई खुम्स नहीं है। लेकिन जो रेगुलर रनिंग आमदनी है उसको इस्तेमाल करे ताकि वो खर्च हो जाए और वो बचा रहे। अगर बरअक्स करता और वो माल खर्च हो जाता कि जिस पर खुम्स नहीं है तो इस माल पे भी खुम्स देना पड़ता और वो भी खर्च हो जाता। तो ये इससे इख्तियार है। फरमाया कि अपने साल भर के अखराजात का हिसाब अपने मुनाफे को मद्देनज़र रखते हुए कर सकता है, कोई हरज नहीं, उसको इजाज़त है, और उस रकम को बचा सकता है कि जिसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। अगला मसला 1749 कि जो शख्स जो सामान उसने साल भर के इस्तेमाल के लिए अपने मुनाफे से ख़रीदा हुआ अगर साल के आखिर में कुछ बच जाए तो ज़रूरी कि उस पर खुम्स दे। मसलन अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि साल की इब्तिदा में ख़रीदा, साल के दरमियान में ख़रीदा या आखिरी माह में ख़रीदा। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि इस पर साल तो नहीं हुआ। आपने जो डेट फिक्स की हुई है वो डेट के मौके पर आपको काउंट करना होगा कि आपका साल हुआ या नहीं हुआ। आपकी परचेज़ डेट वैल्यू नहीं रखती। परचेज़ डेट सिर्फ उसके लिए फ़ायदेमंद है जो किसी किस्म का कोई आमदनी का सोर्स नहीं रखता है। उसे अभी मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि 5 किलो चावल मिले, अगर डेट फिक्स होती तो 15 दिन के बाद खुम्स था। वो चाहे, चूँकि उसके पास इस बात का इख्तियार है कि वह आमदनी नहीं रखता है, इस पर पर्टिकुलर साल गुजर जाए तो फिर खुम्स निकाले। लेकिन जिसकी डेट है, जो पेशा रखता है यानी जो प्रोफेशन रखता है, अपना कोई टीचिंग का बिज़नेस रखता है, तो उसके लिए डेट है। अब डेट से उसने 15 दिन पहले 5 किलो चावल ख़रीद के आया, डेट तक फ़कत 2 किलो चावल यूज़ हुए, 3 किलो पड़े हुए, खुम्स देना हो। जो सब्ज़ियाँ घर में पड़ी है, जो मसाले घर में पड़े, जो स्टेशनरी घर में पड़ी है, जो कॉस्मेटिक्स घर में पड़े, सब के ऊपर उसको खुम्स निकालना होगा। और अगर खुम्स उसकी कीमत की सूरत में देना चाहे, 5 साबुन पड़े, 1 साबुन दे सकता है, लेकिन वो कहता है ठीक है 1 साबुन 100 रुपये का है, 5 साबुन अगर 500 के तो मैं 100 रुपये निकाल दूँ। तो कह रहे हैं कि वो जो सामान ख़रीदा है उसके मुकाबले में उसकी कीमत भी जो है वो दे सकता है। और अगर कीमत बढ़ गई, दरमियाने साल में ख़रीदा था 100 रुपये का था, साल के अख्ताम तक 125 रुपये का हो चुका है, तो अभी 125 के हिसाब से उसको खुम्स निकालना होगा, क्योंकि जिस वक्त ड्यू होता है उस वक्त की मार्केट वैल्यू के अतबार से खुम्स जो है वो देना होगा, चूँकि एसेट्स की वैल्यू उसी के अतबार से शुमार होगी। 1750 कि अगर कोई शख्स खुम्स देने से पहले अपने मुनाफे में से घरेलू सामान के लिए कोई सामान ख़रीदे घरेलू इस्तेमाल के लिए, और इसकी ज़रूरत मुनाफा हासिल होने वाले साल के बाद ख़त्म हो जाए, यानी आपने ख़रीदा है इस साल, आप पे खुम्स वाजिब है मिसाल के तौर पर दिसंबर 2025 के ऊपर, एंड ऑफ दिसंबर 2025 पे खुम्स वाजिब है। जो चीज़ आपने ख़रीदी है उसका इस्तेमाल जाके मार्च 2026 पे जाके ख़त्म होती है।
तो फरमाया कि ऐसी सूरत में आपके ऊपर कोई खुम्स नहीं है, चूँकि पूरा साल वो काबिल इस्तेमाल रहा और ज़रूरत भी रही उसके इस्तेमाल की। अगर दौरान साल उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, मिसाल के तौर पर चीज़ आपने ख़रीदी मई जून में, दिसंबर में आपका साल एंड होता है और इस्तेमाल सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो गया, वो गर्मियों के लिए ली गई थी, टाइमली ली गई थी, इस साल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी वरना वो यूज़ नहीं होता है, और अब आपको जो है वो किसी तरह का इस्तेमाल नहीं है या नहीं पता है कि अगले साल इस्तेमाल होता है या नहीं होता, क्योंकि आम तौर पर इस तरह की चीज़ें नहीं ली जाती। तो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में वो सामान जो उन सब चीज़ों में से हो जो उमूमन आइंदा सालों में इस्तेमाल नहीं होती, उसका खुम्स देना होगा। लेकिन अगर वो सामान उन चीज़ों में से जो हर साल एक ख़ास मौसम में इस्तेमाल होता है, हीटर है सर्दियों में निकलता है, 3 महीने में इस्तेमाल ख़त्म हो गया, लेकिन अगले साल फिर सर्दियाँ आएगी तो फिर इंसान हीटर इस्तेमाल करेगा, तो फरमाया कि इसी तरह सर्दियों के कपड़े हैं, सर्दियों के स्वेटर्स हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर खुद। लेकिन कुछ बच्चे अभी छोटी उम्र के तो अपने ख़रीदा, बच्चे बढ़ गए 6 महीने के अंदर, अब वो किसी काम के इस्तेमाल में नहीं है और पड़े हुए भी है, तो फिर उन चीज़ों का आपको खुम्स देना होगा। बच्चों के लिए वॉकर ली जाती है, मुमकिन है 6 महीने बाद वो वॉकर काबिल इस्तेमाल ना रहे, जबकि अभी भी आपकी खुम्स की तारीख नहीं आई है, जब आएगी तो ये पड़ा रह जाएगा, तो इसके ऊपर या तो आप इसको किसी को दे दें, और आपकी शान ये कि इस तरह की चीज़ आप किसी को दे सकते हैं तो नहीं, अगर आपने रखा तो फिर ऐसी सूरत में आपको खुम्स देना होगा। बहुत सारी चीज़ें लोग इस एतबार से जो वो अपने घरों पे इस्तेमाल के बाद पड़ी रह जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर उनका खुम्स देना होगा। ख़ास तौर पे औरत के लिए बात की जा रही है, और वो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़े लॉन्ग टर्म साथ चलने वाली, मसलन किताबें हैं जो किसी टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च वर्क करने वाले के लिए, आलिम के लिए होती है, साल साल उसका इस्तेमाल चलता रहेगा। मुमकिन है कुछ किताबों का कुछ सालों के बाद इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ किताबें जो ज़िंदगी भर इंसान डिक्शनरीज वगैरह है जो इस्तेमाल करता है, लुगत है, इस तरह की बाकी रेफरेंस बुक्स वगैरह है, तो कह रहे हैं कि अगर इस्तेमाल उसका लंबा है, कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन ये इसके लिए रखना ज़रूरी है, इसकी प्रोफेशन का तकाजा है। मसलन कुछ टूल्स होते हैं, वो कुछ 42 के, कुछ 64 के, कुछ 84 के मिसाल के तो पीसेस में होते हैं, सारे टूल एक साथ इस्तेमाल नहीं होते, मगर हर टूल होना ज़रूरी है, किसी वक्त भी किसी के काम आ सकते हैं, तो एक एक टूल के हिसाब से खुम्स नहीं निकलेगा, आ जाएगा कि ये इसके काम की चीज़ है, इसने रखी है, चाहे आधा इस्तेमाल हुआ है चाहे आधा इस्तेमाल नहीं हुआ, इस पर खुम्स नहीं है। औरतें मिसाल के तौर पर ज़ेवरात है, उसकी उम्र भी है इस्तेमाल की, मुख्तलिफ ओकेजन्स के अतबार से मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती है, सारी एक साथ इस्तेमाल नहीं हो, लेकिन उम्र है, एज है कि उसको वक्तन फ़वक्तन इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आएगी। जब उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, अब अगर वो उसको अपनी खुम्स की डेट से पहले यूटिलाइज़ नहीं करती तो खुम्स वाजिब हो जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में हज के सिलसिले में मसला आता है, खुम्स के सिलसिले में मसला आता है। किसी औरत के बाद मिसाल के तौर के ऊपर एग्जाम्पल है कि 5 सेट सोने के मौजूद है, उसकी उम्र उसकी शान के अतबार से 3 सेट बहुत है, 2 सेट उसको गिफ्ट मिल गए, इन 2 पर खुम्स देना होगा। इसी तरीके से खुम्स देने के बाद ये जो पड़ा हुआ है, अगर हज वाजिब हो जाता है तो हज पर जाना होगा, चाहे फिर एक ही आदमी हज पे जा सके, ये नहीं होगा कि इसके ज़रिए से वो कहे अपने शौहर को कि तुम हज पे चले जाओ, ना अपनी वालदा को भेज सकती है, इस पर ख़ुद हज वाजिब है, इसे ख़ुद अपना हज इसके ज़रिए से बेच कर भी करना पड़ेगा। अगला मसला कि अगर किसी शख्स को किसी साल में मुनाफा ना हो और वो अपनी पिछली बचत के ज़रिए से अपने अखराजात को चला रहा हो, तो इस साल के अखराजात को आइंदा साल के मुनाफे से मिन्हा नहीं कर सकता। अगर खुम्स उसकी जो डेट है वो है मिसाल के तौर पे 1 मई 2025 से अप्रैल एंड 2026, इस साल उसको कोई मुनाफा नहीं हुआ, सिर्फ अपनी पिछली बचत के ज़रिए से वो इस साल को गुजार रहा था। साल के एंड से 1 महीना पहले अप्रैल स्टार्ट के अंदर उसको मुनाफा हो गया, हर साल का उसका महीने का खर्चा 50,000 था, अब तक वो तकरीबन 5,50,000 खर्च कर चुका था और एकदम से उसको 5 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। तो ये 5 लाख रुपए जो है वो अलग कर सकता है, कह रहा है ये मेरे एक्सपेंसेस जो मैंने पिछले साल के किए ये वो हो गए, अब अगर मुझे ईयर एंड तक कुछ बचेगा तो मैं खुद निकालूंगा तो इजाज़त। लेकिन अगर अप्रैल एंड हो गया, अब मई का महीना शुरू हो गया, खुम्स वाजिब हो गया, मई के महीने के अंदर 15 तारीख को उसको एकदम से 5 लाख मिले, तो पिछले साल के एक्सपेंसेस को अगले साल की आमदनी से वो मिला नहीं कर सकता कि वो मैंने अपनी कैपिटल में से खा लिया, अपनी बचत में से खा लिया तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, इस बात की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर साल के शुरू में मुनाफा नहीं हुआ, एंड में हो जाए तो उसको एडजस्ट करने की इजाज़त है।
अगर किसी शख्स को साल के शुरू में मुनाफा ना हो और वो अपने सरमाए से खर्च उठाए, साल के ख़त्म होने से पहले पहले उसे मुनाफा हो जाए, तो उसने जो कुछ सरमाए में से खर्च किया है जो ऑलरेडी मुखम्मस है, उसे मुनाफे से मिना कर सकता है और कह सकता है कि ये मेरा एडजस्ट हो गया, अब जो बचेगा मुनाफे में से उसके ऊपर वो खुम्स अदा करेगा। इसी तरीके से अगर उसको साल के दरमियान कोई लॉस हो गया, कारोबार के दरमियान बाज़ औक़ात इंसान बहुत सारे लॉसेस का शिकार हो जाता है, चोरी हो जाए, कोई सामान जो है वो उसका खो जाए, जल जाए, या मिसाल के तौर पे जो है वो कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस जो है वो उसको आ जाए कि जो नई मिसाल के तौर पे शुमार में थे लेकिन अब आ गए। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान एक अंदाज़ा लगाता है किसी चीज़ का और कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसके अंदर मतलब फ़्लाइट्स मिस हो गई और भेजना था आपको शिप के ज़रिए से और आपको बाई एयर जो है वो कोरियर भेजना पड़ गया। ये सारे एक्सपेंसेस जो आते हैं, कहते हैं इस तरह का हर एक्सपेंस अगर आपको उसी साल आता है जिस साल आप जो है वो आपका एंड होने से पहले पहले जो है वो आपने कमाया हुआ है और उसके नुकसान होता है, तो इस नुकसान को अपनी कमाई में से माइनस कर सकते हैं। जो आपने सरमाया आपका कम हो गया है, उस सरमाया को दोबारा जो है वो इसके ज़रिए से फिल किया जा सकता है। मसला नंबर 1753 कि अगर सरमाए का कुछ हिस्सा तिजारत वगैरह में डूब जाए तो जिस कदर सरमाया डूबा है इंसान इतनी मिकदार उस साल के मुनाफे से मिन्हा कर सकता है। 1754 अगर किसी शख्स के माल में से सरमाए के अलावा कोई और चीज़ ज़ाया हो जाए और अगर उसे उसी साल में उस चीज़ की ज़रूरत पेश आ जाए तो वो उस साल के दौरान अपने मुनाफे से मुहैया कर सकता है, उस पर खुम्स नहीं। मिसाल के तौर पे सरमाए में से कुछ नहीं किया है लेकिन उसने प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट के ज़रिए से मिसाल के तौर पे उसने जो है वो गाड़ी ली थी और वो गाड़ी अपने इस्तेमाल में लाता था, ज़रूरत पेश आ गई, गाड़ी बेचना पड़ गई, उसने गाड़ी बेच के जो है वो कोई बिज़नेस डील कर ली। अब दोबारा मिसाल के तौर पे उसके पास प्रॉफिट आ गया, वो दोबारा गाड़ी ख़रीदना चाहे, कह रहे इजाज़त है, वो अपने इस्तेमाल के लिए दोबारा गाड़ी ख़रीद सकता है। इसी तरह से उसने अपना घर ख़रीदा था, कोई ऐसा कारोबारी डील मिल गई जिसमें उसने अपना ज़ाती घर बेच दिया, कारोबार में लगा दिया, मुनाफा हो गया, अब वो दोबारा अपना घर ख़रीदना चाहता है तो उसको इजाज़त है कि अपना दोबारा घर खरीद सकता है। तो सरमाए के अलावा भी अगर कहीं इंसान ने कोई नुकसान किया हो या कहीं कोई खर्च कर दिया हो सरमाए में से लेकर, तो वो दोबारा जो है वो प्रॉफिट आने की सूरत के अंदर सरमाए में भी रिटर्न कर सकता है और वो एक्सपेंस दोबारा करना चाहे अपना एसेट्स की सूरत के अंदर जो इस्तेमाल की ज़रूरत है अभी भी वो जो है वो रख सकता है। 2 गाड़ी थी, एक फैमिली में यूज़ होती थी और एक खुद यूज़ करता था। फैमिली की गाड़ी जो है वो फैमिली चले गई मिसाल के तौर पे बाहर, लेकिन अब दोबारा फैमिली बाहर आ गई, दोबारा गाड़ी की ज़रूरत है, उसने गाड़ी जो बेची थी वापस ख़रीदना चाहे तो शरीयत उसको इजाज़त देती है कि इस तरह के एक्सपेंसेस वो कर सकता है। मसला नंबर 1755 अब ये मसला है कर्ज़ का। कर्ज़ के सिलसिले के अंदर आगा सिस्तानी ने कुछ ख़ास किस्म की कंडीशंस के ऊपर इंसान को इस बात की इजाज़त दी है कि अगर इंसान कर्ज़ लेता है तो कर्ज़ के ऊपर खुम्स नहीं है जब तक कि वो मकरूज़ है। उस कर्ज़ की मिकदार को जो है वो अपने मुनाफे से माइनस कर सकता है अगरचे कि वो कर्ज़ की अदायगी ना भी करे। अगर किसी शख्स को सारा साल कोई मुनाफा ना हो और अपने अखराजात कर्ज़ लेके पूरा करे, एक तो अपने कैपिटल में से लेके कर रहा था तो कैपिटल दोबारा एडजस्ट करने की इजाज़त थी, अब कैपिटल नहीं ले रहा, पूरा साल उसको जो है वो मुनाफा नहीं हुआ है या मुनाफा हुआ है तो कम हुआ है, उसने कर्ज़ लेकर अपने घर के अखराजात को पूरे किए, तो वो ये नहीं कर सकता कि आइंदा साल के मुनाफे से अपने कर्ज़ की रकम को मिना करें। इस साल ईयर एंड से पहले पहले कोई मुनाफा होता है तो अपने कर्ज़ को अदा कर सकता है, जितना कर्ज़ है उतना अपने मुनाफे में से माइनस करके जो बचा हुआ उस पर खुम्स देगा, लेकिन आइंदा साल के मुनाफे को अपने कर्ज़ से मिना नहीं कर सकता। तो अगर उसका खुम्स अदा ना करे, लेकिन अगर कर्ज़ से ऐसा सामान मसलन कार या घर जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा हो, तो जब तक उस चीज़ की ख़रीदारी के हवाले से मकरूज़ हो और वो उस चीज़ से इस्तेफ़ादा कर रहा है, अपने कर्ज़ की मिकदार को आइंदा साल की आमदनी से मिना कर सकता है, बशर्ते कि कर्ज़ में से ये मिकदार साबका सालों में से मिना ना की हो। मिसाल के तौर पर गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की कर्ज़े के ऊपर, इस साल उसको मुनाफा हुआ है 5 लाख रुपए, कर्ज़ा है 10 लाख रुपए, तो वो ये कह सकता है कि मेरा तो कर्ज़ा है गाड़ी का, मैं उसको अदा कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, महीने की फ़र्ज़ करें 50,000, साल के एंड तक मैंने 5 लाख रुपए दे दिए और 5 लाख मेरे पास इस साल की आमदनी भी हुई, मैं 10 साल का मकरूज़ हूँ तो 5 साल वो अलग कर सकता है। अगले साल
वो आने वाली आमदनी में से अभी उसने मज़ीद फ़र्ज़ करें कि जो वो 2 लाख रुपए कर्ज़ा उतार दिया, 3 लाख रुपए कर्ज़ा है, लेकिन 5 लाख रुपए वो ऑलरेडी पिछले साल अपने कर्ज़ की मद में अलग कर चुका था, तो अब दोबारा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने पिछले साल 2 लाख रुपए माइनस किए थे, कर्ज़ा 5 लाख रुपए था, इस साल उसको 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो वो 3 लाख रुपए माइनस कर सकता है, चूँकि कार भी मौजूद है, कर्ज़ा भी मौजूद है और कार का इस्तेमाल भी जो है वो उसकी ज़रूरत है। अगर दौरान साल अपने अखराजात के लिए कर्ज़ ले और साल मुकम्मल होने से पहले मुनाफा हासिल हो, तो अपने कर्ज़ की मिकदार को उस मुनासिब मिना कर सकता है जिसका बयान किया गया। क्या फ़र्ज़ करें कि उसको अपने बच्चों के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हर महीना कर्ज़ा लेना पड़ रहा था 1 लाख रुपए, 12 लाख रुपए कर्ज़ा ले रहा था, कर्ज़ भर भी रहा था, साल के एंड में उसको मिसाल उसका कर्ज़ा जो है वो 5 लाख रुपए रह गया और 5 लाख रुपए उसके पास बचत भी पड़ी हुई है, तो अपने इस बचत को जो है वो माइनस कर सकता है कि मैं मकरूज़ हूँ 5 लाख रुपए का, तो मैं इस पर ख़ुम्स अदा नहीं करता। इसी तरह पहली सूरत में भी अपने कर्ज़ को आइंदा सालों की आमदनी से अदा कर सकता है। कर्ज़ की अदायगी के सिलसिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइंदा साल की आमदनी से वो कर्ज़ को मिन्हा नहीं कर सकता चूँकि पिछले साल वो मिन्हा कर चुका था, लेकिन अगर अदा करना चाहता है नए साल की आमदनी से, तो कर्ज़े को जो कि उसका चंद सालों से चलता हुआ आ रहा है, अपनी रेगुलर इनकम से उसको कर्ज़ अदा करने की इजाज़त है, अगरचे कि वो मिन्हा कर नहीं कर सकता चूँकि पिछले साल के अंदर वो पूरी मिकदार मिन्हा कर चुका था। ये कर्ज़ के सिलसिले में ख़ास तौर पे अहम मसला है और इसका ताल्लुक़ इंसान के ख़ुम्स के एतबार से ख़ास तौर पे घर जो कर्ज़ों में लिया जाता है, गाड़ी कर्ज़े में ली जाती है, तो वो कर्ज़ा यानी वो अशिया जो बाकी रहती है। अब शादी के सिलसिले में अगर उसने अपनी बेटी के लिए कर्ज़ा लिया है 10 लाख रुपए, इस साल अगर कोई इनकम हो जाती है तो उसको माइनस कर सकता है, लेकिन अगले साल शादी के कर्ज़ों के लिए अगर उसको इनकम होती है तो शादी हो चुकी है, अखराजात मैच्योर हो चुके हैं, अगले साल की आमदनी से पिछले साल के कर्ज़े की रकम को मिन्हा नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।